हेलो एवरीबॉडी, फाउंडेशन एग्री क्लासेस की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वाई बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स स्ट्रगल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और ऐसे यूजफुल इंसाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेन पैराडॉक्स क्या है, मेन समस्या क्या है? 4 साल हम कोर एग्रीकल्चर साइंस को स्टडी करते हैं और 4 साल हम सारे एग्जाम्स पास करते हैं, यानी डेफिनेटली हमने पढ़ाई तो करी, फिर भी ICR, JRF या फिर SRF, ASRB, नेट, अगर कम्पिटेटिव जॉब रिलेटेड एग्जाम्स की बात करें तो IBPS, AFO, ADO, AAO। अगर आपको ये भी जानना हो कि कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब के लिए BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स तैयारी कर सकते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए भी हम सेपरेट वीडियो एक अपलोड कर देंगे। अभी हम देखते हैं कि दिक्कत क्या आ रही है एग्जाम्स निकालने में। तो कोर क्वेश्चन क्या है? वाई डू एकेडमिकली ट्रेंड ग्रेजुएट्स स्ट्रगल इन एग्जाम बेस्ड ऑन देयर ओन सब्जेक्ट। 4 साल जो वेल ट्रेंड ग्रेजुएट्स हैं, जो कि 4 साल स्टडी भी कर रहे हैं, सारे सेमेस्टर एग्जाम्स को पास कर रहे हैं, उसके बाद भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम्स निकालने में ही उनको दिक्कत आ रही है। तो यहाँ जो प्रॉब्लम है वो नॉट अबाउट लैक ऑफ इंटेलिजेंस या फिर एफर्ट्स, रेदर एक सिस्टमेटिक मिसमैच हो जाता है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बीच। क्या मिसमैच होता है? और मिसमैच हम देख लेते हैं क्या मिसमैच है। यूनिवर्सिटी एग्जाम का जो फोकस होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग पे, लेंदी आंसर राइटिंग पे, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो MCQ बेस्ड होता है। अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें तो सेमेस्टर के एग्जाम्स जो होते हैं वो रिटन होते हैं और प्रेजेंटेशन वगैरह देना होता है, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो वहाँ हमें एक्यूरेसी और स्पीड दोनों चाहिए होती है। सिलेबस सेमेस्टर वाइज होता है और कुछ प्रैक्टिकल कोर्सेज भी होते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंप्लीट सिलेबस आता है और सब कुछ मिक्स होता है। एक सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट को मिक्स करके भी क्वेश्चन आते हैं, 2-3 टॉपिक्स को मिक्स करके भी क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ जो अप्रोच होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो कॉन्सेप्ट समझने पे होगा और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे होगा, जबकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में हम मेमोरी बेस्ड होता है, हम याद करके जाते हैं रात भर और अगले दिन उसको लिख देते हैं एग्जाम में। यहाँ रिस्क नहीं होता है नेगेटिव मार्किंग का, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसमें हाई रिस्क होता है नेगेटिव मार्किंग का। हर एक एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है। तो रूट कॉज देखने वाले हैं इस प्रॉब्लम के। सबसे पहला तो है ओवरलोडेड और फ्रेगमेंटेड सिलेबस होता है। किसी सेमेस्टर में हमको जेनेटिक्स पढ़ना होता है, किसी और सेमेस्टर में प्लांट ब्रीडिंग पढ़ते हैं, किसी में हम एग्रोनॉमी का कुछ पोर्शन पढ़ते हैं, किसी दूसरे सेमेस्टर में अगला पोर्शन पढ़ते हैं। वैसे ही सॉयल साइंस, सारे मेजर कोर्सेज जो है सेमेस्टर वाइज डिवाइडेड होते हैं। इसमें खासकर स्टैट का जो पोर्शन है वो इनिशियली ही पढ़ा दिया जाता है और उसको बच्चे एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं समझ के इग्नोर कर देते हैं, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में स्टैट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। तो यहाँ मेन चैलेंज क्या है? डिफ़िकल्टी होता है मैनेज करने में इतने ज़्यादा मल्टीपल सब्जेक्ट्स को, जब हमको साइमल्टेनियसली मैनेजमेंट की बात आती है। सेमेस्टर वाइज तो हम 2, 4, 8, 10 सब्जेक्ट पढ़ के निकाल लेते हैं, बट जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है तो हर एक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए और ऊपर से हमको सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंस भी नहीं पता होता है। जैसे हमने बात करी कि स्टैट को मैक्सिमम बच्चे इग्नोर कर देते हैं, इंटेमोलॉजी को भी बच्चे सेमेस्टर पास करने के बाद सोचते हैं अब इसकी क्या ही ज़रूरत पड़ेगी, या फिर खासकर कुछ पोर्शंस जो सिर्फ रटने वाले हैं तो वो बच्चे रटते हैं और फिर कभी रिवाइज नहीं करते, उसको भूल जाते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? स्कैटर्ड प्रिपरेशन होता है, इनकम्प्लीट कवरेज होता है। हम टुकड़ों में प्रिपेयर करते हैं और पूरी तरह से सब्जेक्ट को कंसेप्चुअली कवर नहीं कर पाते हैं। सेकेंड कॉज क्या है कि हम स्टडी का जो अप्रोच है वो डिफरेंट है सेमेस्टर और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो जो यूनिवर्सिटी लर्निंग है वो उसमें हम टेक्स्ट बुक या फिर अपना जो भी PDF है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, डिफिनेशंस को मेमोराइज करते हैं। यहाँ गोल क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लेना, ताकि हम सब्जेक्टिव आंसर्स को लिख पाएँ। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम एग्जाम लिख सकते हैं अच्छे से। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो वहाँ सबसे पहले तो हमको PYQ एनालाइज करना होता है। जिस भी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसके PYQ का प्रिंट आउट होना चाहिए हमारे पास, और फिर एनालिसिस में हमको आइडेंटिफाई करना होता है कौन से कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ मेनली हम 80-20 प्रिंसिपल लगा सकते हैं कि कौन से 20% ऐसे पोर्शंस है जिस टॉपिक से 80% ऑफ द क्वेश्चंस आस्क किए जा रहे हैं एग्जाम में। और यहाँ गोल क्या होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है, जबकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमको बस सब्जेक्ट को पास करना होता है। ये डिफरेंसेस हैं, इस वजह से स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं। यहाँ कोर मिस्टेक, सेमेस्टर एग्जाम्स में हम सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है कि हमको क्वेश्चन एनालाइज करके देखना है कि कौन से टॉपिक को पढ़ के हम ज़्यादा स्कोर ला सकते हैं, और उस टॉपिक को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको बार बार रिवाइज भी करना है। अगले हम रूट कॉज की बात करते हैं। रूट कॉज 3, वीक कंसेप्चुअल फाउंडेशन। कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन यहाँ बात करी जा रही है सारे सब्जेक्ट्स के इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की।
तो हम अगर सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें, जैसे स्टैट में हम लोग उसको नॉन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट मान लेते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स अवॉइड ही कर देते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते, सेमेस्टर पास हो गया उसके बाद छोड़ दिया उसको। सॉइल साइंस की बात करें तो केमिस्ट्री रिलेटेड जो पोर्शंस होते हैं वो जनरली स्टूडेंट्स के वीक होते हैं, कैलकुलेशन वाले पोर्शन को स्टूडेंट्स अवॉइड कर देते हैं, बट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये रिपीटेडली आस्क किए जाते हैं, तो यह पोर्शन हमारे लिए ज़्यादा फोकस करने वाला है। जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में जनरली लॉज जो भी होते हैं वो तो बच्चों को याद रहता है, बट उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, और कम्पिटिटिव और इससे हम सेमेस्टर एग्जाम्स में तो लिख के पास हो जाते हैं, बट कम्पिटिटिव एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग चेक होती है, वहाँ एप्लीकेशन चेक होता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उससे खासकर स्टूडेंट्स डरते हैं, बट कम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल आए तो वो इजी स्कोरिंग पोर्शन होता है, क्योंकि वो अगर आपने कैलकुलेट किया आंसर आया तो वो डेफिनेटली सही आंसर होगा। आगे हम फोर्थ कॉज जो है वो देखते हैं, निगलेक्टिंग एग्जामिनर्स ब्लूप्रिंट यानी कि पीवाईक्यू का एनालिसिस। पीवाईक्यू से हमको पता क्या चलता है कि क्वेश्चन कौन से ट्रेंड से पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पास करने का उस पर्टिकुलर एग्जाम का ट्रेंड क्या है, हाई यील्डिंग और मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक्स कौन कौन से हैं, और एग्जामिनर के माइंडसेट का आइडिया लगता है कि उसके माइंड में कौन कौन सी टॉपिक्स ज़्यादा चल रही हैं, और कॉमन फॉल्टी ट्रैप्स यानी कि कहाँ से वो क्वेश्चन जनरली घुमा के पूछ रहा है, तो उस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है। कॉमन स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो क्या है कि पूरे सिलेबस को एक बार पढ़ते हैं, वो तो हम पढ़ चुके हैं सेमेस्टर में, अब कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमको पूरा सिलेबस को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। और पीवाईक्यू जो हम सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं, तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि पहले हम पीवाईक्यू सॉल्व करें, सॉल्व नहीं भी करें तो एटलीस्ट एक बार उसको एनालाइज करें, ताकि हमको आइडिया लग जाए कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और हमको पता चल सके कि कौन से टॉपिक से हमको ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। तो पीवाईक्यू का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो हेल्पफुल लग रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फाउंडेशन एग्री क्लासेस को, और ऐसे और एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़ जाएं। आप हमें व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। 4 प्रॉब्लम हम डिस्कस कर चुके हैं। 5वां रूट कॉज क्या है, इन इफेक्टिव रिटेंशन स्ट्रेटजी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, इस पर अगर आपको चाहिए तो हम एक्टिव रिवीजन क्या होता है, एक्टिव रिकॉल क्या होता है, उस पर सेपरेट वीडियो ला देंगे, नोट मेकिंग क्या होती है उस पर भी। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। यह इन इफेक्टिव रिटेंशन जो है उसका रूट कॉज क्या है कि हम एक बार पढ़ते हैं, यानी वो भी एक बार कब पढ़ते हैं, सेमेस्टर एग्जाम से जस्ट पहले। हम एक बार टॉपिक को पढ़ते हैं, वो हमें समझ तो आ ही जाता है, तो हमको ऐसा लगता है कि समझ आ गया तो अब ये याद ही रहेगा, बट ऐसा होता नहीं है। अगर एक बार हम चीज़ समझ लिए, उसको रिवाइज नहीं करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे फेड आउट हो जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, जो हम नोट्स बनाते हैं, या तो जनरली हम पूरे PDF को ही कॉपी कर लेते हैं, तो उससे हमारा नोट बहुत लेंदी हो जाता है, और हमारा जो नोट बनता है वो MCQ फोकस्ड नहीं होता है। हमारे नोट्स में बस पॉइंट्स होने चाहिए, क्या क्या हम भूलते हैं। कोई कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं तो वो लिखने के बजाय फ्लो चार्ट के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में समझना चाहें, मान लीजिए आज के ही लेक्चर से आपको नोट्स बनाना है, तो यहाँ तो हम कुछ रटने वाली चीज़ें, फैक्ट्स डिस्कस कर नहीं रहे हैं, तो इसका फ्लो चार्ट के फॉर्म में नोट्स बनेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं, BSc एग्रीकल्चर में कम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टूडेंट्स स्ट्रगल क्यों करते हैं, तो डायरेक्ट आप पॉइंट लिखेंगे, एग्जाम पैटर्न मिसमैच जो कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया, सिलेबस में मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाना क्योंकि सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स पार्ट वाइज होते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम में एक साथ पूछा जाता है, इनइफेक्टिव स्टडी अप्रोच, टेक्निकल वीकनेस, और ये दो स्ट्रेटजी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में अगर आप चीज़ों को लिखेंगे, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, तो ये इफेक्टिव नोट मेकिंग स्ट्रेटजी इसको बोलते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। अगर आप इफेक्टिव नोट नहीं बनाएंगे तो उसको पूरे सिलेबस को रिवाइज कर पाना इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। तो इसका साइंटिफिक सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले तो हमको स्पेस्ड रिवीजन करना होगा, यानी बार बार चीज़ों को रिपीट करना होगा, और एक्टिव रिकॉल को बार बार प्रैक्टिस में लाना होगा। एक्टिव रिकॉल बेस्ट तरीका है सबसे लॉन्गर रिटेंशन के लिए। 2 तरह की स्टडी होती है, एक होती है पैसिव स्टडी, एक होती है एक्टिव स्टडी। एक्टिव स्टडी में हम अपने सेंसेस को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इस पर भी हम, अगर आपको चाहिए तो सेपरेट वीडियो लाएंगे आगे, अपने चैनल से आप कनेक्ट हो जाइए, फिर हम आगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। और जो 6th रूट कॉज है वो क्या है, ये ज़्यादा समझने वाली बात है, साइकोलॉजिकल या फिर बिहेवियरल हर्डल्स जो होते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम फियर और एग्ज़ाम का प्रेशर। एग्ज़ाम इज़ टू टफ, या तो हम मान लेते हैं एग्ज़ाम बहुत टफ है या फिर बहुत कम सीट्स हैं। इससे क्या है कि हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और हम एंजाइटी में आ जाते हैं, तो इससे हमें कुछ प्रॉफिट तो होना नहीं है, रेदर हमारा लॉस हो जाता है फालतू का। अगला दिक्कत हो जाता है कंपैरिजन सिंड्रोम, यानी हम कंपेयर करने लगते हैं। हम कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते हैं प्रिपरेशन का और टॉपर्स से, हमारा प्रिपरेशन कितना है और टॉपर्स कैसे पढ़ रहे थे।
अगर आप इस चीज़ का भी एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक टॉपर का अपना एक स्ट्रेटजी होता है, अपना स्टडी अप्रोच होता है। कोई सुबह पढ़ता है, कोई शाम पढ़ता है, कोई नोट्स बना के पढ़ता है, कोई डायरेक्ट बुक में ही नोट्स बना लेता है। तो आपको अपना स्ट्रेटजी बनाना है, किसी और से कंपेयर नहीं करना है। कंपैरिजन से हमेशा हमको डिमोटिवेशन ही मिलता है, तो इससे हमको बचना है। और सबसे मेन दिक्कत क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टाल मटोल करते रहना। हम ओवर प्लानिंग कर लेते हैं। जब भी हम मोटिवेशनल वीडियो या ऐसा कुछ देखते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, अब तो 12 घंटे 15 घंटे पढ़ाई करनी है, उसके अकॉर्डिंग प्लान बना लेते हैं और वो एग्जीक्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता है। तो फिर हम उस प्लान को टाल ही देते हैं, या फिर हम चलो आज नहीं कल से स्टार्ट करते हैं। मेन तो यही हो जाता है, आज नहीं कल से पक्का करेंगे, कल सुबह उठ के करेंगे, कल शाम से करेंगे। तो ये सबसे बचना है। अगर हमने कुछ करना है तो वो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम था यस्टरडे। नेक्स्ट बेस्ट इज़ नाउ, नॉट टुडे, नाउ। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग वाज यस्टरडे एंड द नेक्स्ट बेस्ट इज़ नाउ। तो जो स्टार्ट करना है उसको अभी करिए। अभी ये वीडियो कंप्लीट होते ही आप जो भी अपना गोल है उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाइए और स्टार्ट हो जाइए। 7th रूट कॉज क्या है? लैक ऑफ स्ट्रेटजी या फिर गाइडेंस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। यहाँ चैलेंजेस का आ जाते हैं, लिमिटेड एक्सेस होता है क्वालिटी मेंटरशिप का, और ओवर रिलायंस कर लेते हैं आप किसी रैंडम यूट्यूब वीडियो पे। तो आपको पता होना चाहिए पढ़ाने वाला कौन है, उनकी क्वालिफिकेशंस मालूम होनी चाहिए, या फिर आप मेंटरशिप के चक्कर में इधर उधर ना फंसे, अपने सीनियर से प्रॉपर गाइडेंस लें, या फिर जो भी ऑथेंटिक चैनल से सिर्फ उसी को फॉलो करें। ऐसा नहीं कि कोई रैंडम वीडियो में उठ के आ गया और कुछ भी बता रहा है तो आप उसको फॉलो कर लें। बुक्स में भी बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा बुक स्टैंडर्ड बुक है जिसको हम फॉलो करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे रिवाइज़ करें, कब रिवाइज़ करें। और आप डिसीजन ले कब पाएंगे? जब आप उस पार्टिकुलर एग्ज़ाम के सिलेबस को देखेंगे, उस पार्टिकुलर एग्ज़ाम का सिलेबस देखेंगे, PYQ को एनालाइज करेंगे, ट्रेंड समझेंगे, और ये आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे उसके बाद कि कौन से बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन सबका सॉल्यूशन क्या है? PYQ को एनालाइज करना अच्छे से। और अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमारा जो डायरेक्शनलेस इनएफिशिएंट प्रिपरेशन होता है, इससे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता है। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन जिससे क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको ज़्यादा पढ़ लेते हैं, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो छूट जाते हैं इस चक्कर में। एग्ज़ाम के पहले प्रिपरेशन के टाइम पे हम फिक्स टाइम टेबल बनाते नहीं हैं, अपना टारगेट बनाते नहीं जिसको फॉलो कर सके, और एग्ज़ाम के टाइम में हम नेगेटिव मार्किंग से पैनिक सिचुएशन में चले जाते हैं, या फिर किसी एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दे देते हैं। तो लिमिटेड टाइम होता है एग्ज़ाम में, अगर हम अच्छे से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं या फिर टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और मेन चीज़ जो हम छोड़ देते हैं वो क्या है? रेगुलर मॉक टेस्ट देना, जो भी हमारा टारगेटेड एग्ज़ाम है। और सिर्फ मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टेस्ट के बाद अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना वो टेस्ट देने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भले ही 10 टेस्ट दो, बस उस टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से करो, ताकि आपको पता चले आपके कौन से वीक पोर्शंस हैं, आपके कौन से टॉपिक पे अच्छे कमांड्स हैं। तो जिस पे अच्छा कमांड है उस पर कम टाइम देने की ज़रूरत है, जिस पे कम कमांड है उस पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। जो मेन प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है कि यूनिवर्सिटी माइंडसेट हम रखते हैं। अब यूनिवर्सिटी माइंडसेट तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि सेमेस्टर एग्जाम्स के अकॉर्डिंग पढ़ना, फ्रेगमेंटेड सिलेबस को पढ़ना, तो उससे क्या कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं बन पाती है। अगर हम PYQ को एनालाइज नहीं करते हैं तो जो हमारा रिवीजन और नोट्स होता है वो भी अच्छा नहीं होता है। इसके वजह से हमारा मॉक टेस्ट या तो नहीं देते हैं, अगर देते भी है तो कम प्रेशर आता है, और इससे हमको साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है। और इन सभी का रिजल्ट क्या होता है कि जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, और अगर एग्जाम में नहीं परफॉर्म करेंगे तो सिलेक्शन होने का सवाल ही नहीं है। तो यहाँ से जो फाइनल समझने की बात है कि टेक अवे आपके लिए क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है मेनली एग्रीकल्चर में, उसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए बल्कि राइट नॉलेज चाहिए। एग्जामिनर क्या आपसे जानना चाह रहा है, और ज़्यादा रिवीजन चाहिए, ज़्यादा नॉलेज के बजाय ज़्यादा रिवीजन चाहिए, और चीज़ों को स्ट्रेटजिकली तैयार करना, अपने आप को प्रिपेयर कर लेना उस एग्ज़ाम पैटर्न के लिए। इसमें हमारा फोकस था मेनली कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं। अगर आपको फिर जानना है कि प्रिपेयर एक्चुअल में करे कैसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड होके, कोई इस एग्ज़ाम के लिए कौन से सोर्स मटेरियल्स को फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको जो भी समस्या आ रही है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने का। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।